दोस्तों एक टाइम था जब सोनी दुनिया की सबसे बड़ी टीवी कंपनी थी। वो लोग हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा टीवीज बेच रहे थे और बहुत सारे टीवी एंथुजियास्ट तो और कोई ब्रांड को कंसिडर ही नहीं करते थे। उनके लिए सोनी ही सबसे इलीट टीवी ब्रांड था, वैसे ही जैसे आजकल लोग एलजी के ओलेड टीवी के बारे में बोलते हैं। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा समय तक नहीं चली। 2006 में सोनी ने सबसे बड़े टीवी मेकर का टाइटल सैमसंग को खो दिया और तब से लेकर अब तक 18 सालों के बाद भी वो टाइटल सैमसंग के पास ही है। लेकिन ये ज्यादा मायने नहीं रखता था। अब भले ही मार्केट कैप के मामले में सैमसंग आगे बढ़ गया हो, लेकिन तभी भी माना ये जाता था कि बेस्ट टीवीज तो सोनी ही बनाता है। ये तो वही हो गया कि आप टोयोटा को मर्सिडीज के साथ कंपेयर कर रहे हो। भले ही टोयोटा ज्यादा कार्स बेचता है, लेकिन मर्सिडीज हायर एंड की लग्जरी कार्स बेचता है। लेकिन अफसोस सोनी का डाउनफॉल बस यहाँ पर नहीं रुका। कुछ ही टाइम में सोनी एलजी से भी नीचे चले गया और ये चीज बहुत मायने रखती थी, क्योंकि इस बार सोनी ने सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं बल्कि स्टेटस भी खो दिया था। इतिहास में पहली बार एलजी और सैमसंग सोनी को पीछे छोड़ने लगे थे। वो लोग लगातार टीवी साइज के मामले में और पिक्चर क्वालिटी के मामले में इनोवेशन करते जा रहे थे। जो कुछ टाइम पहले 40 से 50 इंच की टीवी हुआ करती थी, अब वो 70 से 80 इंच की टीवी में बदल चुकी थी। हमने और भी तरह की टीवीज का राइज देखा, जैसे कि कर्व्ड टीवीज, 3D टीवीज, ओलेड, क्यूलेड, नियो क्यूलेड, 4K और अभी 8K भी। इनफैक्ट सैमसंग और एलजी आगे जाकर दुनिया के 50% टीवी मार्केट को कंट्रोल करने लगे। ये डेफिनेटली सोनी के लिए एक स्टेप डाउन था, लेकिन इसके बाद चीजें और भी बुरी होती गई। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एलजी और सैमसंग ही सोनी को पिछाड़ रहे थे, बल्कि आगे जाकर तो टीसीएल भी सोनी को पिछाड़ने लगा। और टीसीएल ने तो नॉर्थ अमेरिका के मार्केट में 2013 के बाद ही एंट्री ली थी। जले पर नमक छिड़कने के लिए तो हमने एक और चाइनीज ब्रांड हाइसेंस को देख लिया, जिसने भी सोनी को ओवरटेक कर लिया है। आज मार्केट शेयर के मामले में सोनी 5वें नंबर तक गिर चुका है और वो सिर्फ 5.7% ऑफ द मार्केट को कंट्रोल करता है। ये तो टीसीएल और हाइसेंस के मार्केट शेयर का आधा होता है और सैमसंग के मार्केट शेयर का तो 1/6 होता है। आज तो सोनी का ऐसा हाल हो गया है कि वो अपने खुद के ओलेड पैनल्स को भी नहीं बनाता है। इनफैक्ट सोनी के ओलेड पैनल्स को तो एलजी ही प्रोड्यूस करता है और सोनी काफी बार अपने टीवी बिजनेस में लॉस खाने लगा है। एक समय तो ऐसा आ गया था जब सोनी हर साल $6.4 बिलियन का लॉस कर रहा था, जो कि अभी के होते हैं 80,000 करोड़ रुपए। तो फिर आखिर सोनी टीवीज के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो आज बंद करने के कगार पर आ चुके हैं। सोनी की गलतियों को पहचानने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम सिमिलर कंपनीज को देखें जिनका डिक्लाइन सोनी से भी ज्यादा हो चुका है, और वो है पैनासोनिक। सैमसंग और एलजी के टेक ओवर करने के पहले जापानीज ब्रांड्स टीवी मार्केट पर राज करते थे, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और शार्प। लेकिन तब से पैनासोनिक और शार्प ने यूएस के टीवी मार्केट को पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो फिर आखिर हुआ क्या? क्योंकि इन ब्रांड्स के डिक्लाइन को काफी टाइम हो गया है, तो फिर हम अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो कहां पर पीछे रह गए, और वो था प्लाज्मा टीवीज का डाउनफॉल। प्लाज्मा टीवीज पैनासोनिक के सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे। साल दर साल वो दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा टीवी मेकर थे और वो लगातार प्लाज्मा टीवी के साइजेस को बड़ा करते जा रहे थे। इनफैक्ट 2010 में तो उन्होंने एक 152 इंच का प्लाज्मा टीवी लाया था। अब देखो, प्लाज्मा टीवीज कभी भी आउटडेटेड नहीं हुए। इनफैक्ट आज भी आपको काफी सारे टीवी एंथुजियास्ट बोलेंगे कि कोई भी डिस्प्ले प्लाज्मा टीवी से ज्यादा नेचुरल नहीं दिखता है। अब प्लाज्मा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड तो नहीं हुई, मगर आउट प्राइस्ड हो गई। असलियत तो ये थी कि एलसीडी टीवीज बहुत ज्यादा बड़ी बन सकती थी, वो भी बहुत कम पैसों में। और एक एवरेज इंसान को टीवी के क्वालिटी से ज्यादा टीवी के साइज में इंटरेस्ट होता है। अब इसके बावजूद पैनासोनिक प्लाज्मा टीवीज की दुनिया में कंटिन्यू करते रहा और वो कंटिन्यूसली उस मार्केट को भी डोमिनेट करते रहे। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि बाद में जाकर प्लाज्मा टीवी का मार्केट ही पूरी तरह से गायब हो गया, जिसकी वजह से पैनासोनिक के टीवीज यूजलेस बन चुके थे। अब पैनासोनिक के डाउनफॉल को दिमाग में रखते हुए हम सोनी के साथ थोड़ी सिमिलर चीजों को पहचान सकते हैं। अब पैनासोनिक की तरह सोनी ने एलसीडी और एलईडी को गिव अप तो नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो अर्ली 2005 में ही प्लाज्मा टीवी के मार्केट से एग्जिट कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने सोनी को इनोवेशन के मामले में नहीं पीछे छोड़ा। देखो, बात ये है ना कि टीवी पहली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री नहीं थी जिस पर सैमसंग ने राज किया था। वो एक्चुअली
पहली में थी सेमीकंडक्टर्स या फिर ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो फिर मेमोरी चिप्स, जिस पर सैमसंग ने 2003 में ही डोमिनेट कर लिया था। और अगर आप चिप इंडस्ट्री को जानते हो तो फिर आप जानते ही होंगे कि वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे जाती है। इनफैक्ट चिप मेकर्स के बीच में ये चीज काफी कॉमन है कि वो हर 2 साल में अपने सारे के सारे पैसे टेक्नोलॉजी में लगा देते हैं, जैसे कि वो मार्केट में आगे रहें। इनफैक्ट अभी भी सैमसंग यूएस के अंदर एक चिप मेकिंग हब को बनाने के लिए $44 बिलियन को इन्वेस्ट कर रहा है। अभी चिप इंडस्ट्री तो ऐसे ही काम करती है, लेकिन सैमसंग ने ये सेम माइंडसेट और कॉम्पिटिटिवनेस को टीवी इंडस्ट्री में लाया, और मुझे लगता है कि ये चीज आप नंबर्स देखकर समझ जाओगे। 2008 में सोनी ने 22 बिलियन येन यानी कि लगभग $140 मिलियन को ओलेड पैनल के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया था। अब क्या आप गेस करना चाहते हो कि उसी साल सैमसंग ने ओलेड पर कितने पैसे लगाए? $529 मिलियन। ये ऑलरेडी एक काफी बड़ा डिफरेंस था, लेकिन तब से तो सैमसंग ने R&D पर अपना फोकस और भी बढ़ा दिया है। हमने जल्दी ही मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स को देखना शुरू किया, और कुछ ही टाइम में $10 बिलियन से भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का ये अकेला $11 बिलियन का ओलेड इन्वेस्टमेंट सोनी के पूरे साल के रिसर्च बजट से भी ज्यादा है। इससे हमें सीधा दिख रहा है कि सैमसंग आगे क्यों बढ़ा, लेकिन टीवी इनोवेशन तो आधी कहानी भी नहीं है। सैमसंग और LG ना कि सिर्फ टीवी टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में आगे थे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने मार्केटिंग में भी एकदम पीछे छोड़ दिया सोनी को। अब मार्केटिंग जनरली एक ऐसी चीज थी जिसमें सोनी और बाकी के जापानीज ब्रांड्स इतना अच्छा नहीं करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जापानीज ब्रांड्स को मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। यहाँ तक कि कोनोसुके मात्सुशिता, जो कि पैनासोनिक के विजनरी फाउंडर हैं, उन्होंने फेमसली ये कहा है कि अच्छे प्रोडक्ट्स खुद से नहीं बिकते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट को भी और भी बढ़िया मार्केटिंग कैंपेन की जरूरत होती है। लेकिन ये बात है कि जो जापानीज ब्रांड्स थे ना, वो ज्यादा ऑर्गेनिक मार्केटिंग में एफर्ट डालते थे। उनकी ज्यादातर पॉपुलैरिटी वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर लॉयल्टी और रेप्यूटेशन से आई है। और 1900s के एंड तक आते आते वेस्टर्न कंज्यूमर्स को यही चाहिए था, एक रिलायबल ब्रांड जिस पर लोग भरोसा कर सके और अपने दोस्तों और फैमिली को उसे रेकमेंड कर सके। लेकिन 2000s में आते आते, स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद, मार्केटिंग का रोल एकदम बदल गया। काफी सारी इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग ऐसी चीज थी जो कि सेल्स को बढ़ाती थी, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद मार्केटिंग ऐसी चीज बन गई जिसकी वजह से ही सेल्स आते हैं। और ये चीज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज के लिए और भी सच हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा को ही ले लो। अब आप आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि एक सोडा की कंपनी दूसरी कंपनी से बेटर है, लेकिन असलियत में तो ये सारी कंपनी सेम है। इनफैक्ट ब्लाइंड टेस्टिंग करके तो ये पाया गया है कि मैक्सिमम लोगों को पेप्सी की टेस्ट कोको कोला की टेस्ट से बेटर लगती है, लेकिन फिर भी सोडा इंडस्ट्री में कोक ही डोमिनेट कर रहा है उसके मार्केटिंग और ब्रांडिंग की वजह से। और टीवी मार्केट में भी सेम ही कहानी है। आप प्रीमियम कैटेगरी में ये जरूर कह सकते हो कि LG के OLED टीवीज बेस्ट होते हैं या फिर TCL सबसे बड़े टीवीज बनाता है, लेकिन एक एवरेज इंसान प्रीमियम फ्लैगशिप टीवीज नहीं खरीदता है। इनफैक्ट अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसे नहीं है तो फिर एक फ्लैगशिप टीवी खरीदने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि टीवी के प्राइसेस लगातार काफी तेजी से कम होते आ रहे हैं। तो अगर हम एक एवरेज इंसान की बात करें तो उनके लिए मिड रेंज के सारे टीवी सेम है। तो फिर मेनली उनके परचेसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कीमत। सैमसंग और LG ने ना के अपने टीवीज को काफी अग्रेसिवली प्राइस किया, बट उन्होंने उसे मार्केट भी बहुत अग्रेसिवली किया। और फिर से मुझे लगता है कि नंबर्स इसका प्रूफ बहुत अच्छे से देते हैं। सोनी पूरी दुनिया में मार्केटिंग करने के लिए $2.67 बिलियन को खर्च करता है। अब ये अमाउंट बिल्कुल भी बुरा तो नहीं है, लेकिन सैमसंग $2.57 बिलियन तो अकेला सिर्फ US में खर्च करता है। इनफैक्ट सैमसंग दुनिया का 4th लार्जेस्ट मार्केटर है, जिसका एनुअल बजट $10 बिलियन से भी ज्यादा का है, यानी कि 80,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का। और एक ज्यादा मार्केटिंग बजट होना उनके पूरे मार्केटिंग की कहानी का तो सिर्फ एक हिस्सा है। सैमसंग रेगुलरली अजीब अजीब प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है, जैसे उन्हें ऑर्गेनिकली भी कस्टमर्स की अटेंशन मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल 3D टीवीज और कर्व्ड टीवीज के ट्रेंड को भी उन्हीं ने लीड किया था। और मैं श्योर हूँ कि आपको उनके वॉल टीवी और ट्रांसपेरेंट टीवी के बारे में भी पता होगा। और ये भी पॉइंट करना इंपॉर्टेंट है कि सैमसंग के स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सक्सेस की वजह से वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लीडर की तरह भी देखे जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स और भी बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग के मामले में LG और सैमसंग ने तो सोनी को बुरी तरह से पिछाड़ दिया, लेकिन अभी रिसेंटली ही सैमसंग और LG भी काफी पीछे होते जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग
जो हमारे वीडियोस देखते हो उनमें से 91.7% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो इसीलिए बस 2 सेकंड देकर आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना सके। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। अब भले ही जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उसकी वजह से सोनी का टीवी इंडस्ट्री में डाउनफॉल ज़रूर हुआ है, लेकिन जो आखिरी चोट लगी है ना सोनी को, वो ज़रूर चाइनीज़ ब्रांड्स की वजह से लगी है। और ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो फिर TCL और हाइसेंस की वजह से। एक प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से सोनी डोमिनेंट बन पाया था वो ये था कि वो वेस्टर्न ब्रांड्स जैसे कि RCA और फिलिप्स के कंपेरिजन में बहुत कम प्राइसेस पे टीवीज को दे पा रहा था, वो भी बिना क्वालिटी को सैक्रिफाइस किए। इनफैक्ट जापान इसी चीज के लिए जाना जाता था। भले ही आप बात करो ऑटोमोटिव्स, गेमिंग कंसोल्स या फिर टीवीज की, जापान अपना नाम इसी चीज की वजह से बना पाया है। वो ये है कि हायर क्वालिटी और रिलायबिलिटी देना, वो भी कम प्राइसेस पर। कुछ मेन रीजंस जिसकी वजह से वो ये कर पा रहे थे वो था जापान का सस्ता लेबर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर फुल कंट्रोल होना। लेकिन तब से लेकर अब तक इस दर्जे को एक दूसरे देश ने ले लिया है, जो कि है चाइना। अब हिस्टोरिकली चाइनीज ब्रांड्स जाने जाते हैं उनके बेकार क्वालिटी कंट्रोल के लिए और उनके बेकार कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करने का इकलौता तरीका ये था कि कोई वेस्टर्न ब्रांड क्वालिटी कंट्रोल और कस्टमर एक्सपीरियंस को खुद हैंडल करे। मगर एप्पल, नाइकी, रे-बैन्स, शनेल और बहुत सारे वेस्टर्न ब्रांड्स के साथ हैंड इन हैंड काम करने के बाद चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स अच्छे से सीखने लगे हैं कि वेस्टर्न ऑडियंस को क्या चाहिए, और इसका TCL से कोई बेटर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। क्या आपको जानना है कि नॉर्थ अमेरिकन टीवी मार्केट में घुसने के पहले TCL क्या करता था? वेल, TCL एक्चुअली में सैमसंग का ही टीवी सप्लायर था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि मार्केट पर राज कैसे करते हैं। उसमें इंक्लूडेड था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेवीली इन्वेस्ट करना, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आई कैचिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना और मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स बनाना। बेसिकली जो भी हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, काफी सालों तक ये चीज सैमसंग के लिए करने के बाद TCL ने ये चीज सिंपली अपने लिए करने का सोचा और इसी बीच सैमसंग से भी कम प्राइस पर टीवी को बेचना शुरू कर दिया। और तब से लेकर अब तक TCL कंटिन्यूसली इनोवेट करते आ रहा है, प्राइस के मामले में, टीवी के साइज के मामले में और पिक्चर क्वालिटी के मामले में। इनफैक्ट करंटली TCL कोशिश कर रहा है कि वो एक 100 इंच के टीवी को एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बना पाए। और हाँ, TCL अभी ऑफिशियली USA के नेशनल फुटबॉल लीग का टीवी पार्टनर भी है। तो बेसिकली TCL और हाइसेंस सैमसंग और LG के साथ वो कर रहे हैं जो कि उन्होंने पहले सोनी, पैनासोनिक और शार्प के साथ किया था, जो कि उन्होंने पहले RCA और फिलिप्स के साथ किया था। दूसरे शब्दों में बोले तो टीवी इंडस्ट्री लगातार काफी दशकों से बस प्राइस कम करने की रेस में ही है और नए नए ब्रांड्स टॉप पर आते जा रहे हैं जैसे जैसे वो प्राइसेस को और भी कम करते जा रहे हैं। टाइम के साथ साथ इस चीज की वजह से डायरेक्टली ही हम अभी सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरर से टीवी खरीदते हैं। ओरिजिनली वो थे वेस्टर्न ब्रांड्स, फिर आए जापानीज ब्रांड्स, फिर आए कोरियन ब्रांड्स और अभी है चाइनीज ब्रांड्स। तो फिर अभी ऐसे होता है कि जो इतने सारे एवोल्यूशंस हुए हैं तो जो मार्केट में पिछला राजा होता है ना, वो इनोवेशन के एक साइकिल से तो बच जाता है लेकिन 2 साइकिल से नहीं। फॉर एग्जांपल, जब भी जापानीज ब्रांड्स ने टेक ओवर किया तभी भी फिलिप्स काफी रेलेवेंट था, लेकिन जब भी कोरियन ब्रांड्स ने आकर टेक ओवर किया तभी फिलिप्स एकदम बंद हो गया। और आज अभी हम लोग जापानीज ब्रांड्स के साथ भी ये सेम ही कहानी देख रहे हैं। जब भी कोरियन ब्रांड्स ने टेक ओवर किया तभी तो मार्केट में वो लोग बने हुए थे, लेकिन अभी जब भी चाइनीज ब्रांड्स टेक ओवर कर रहे हैं तभी ये लोग एकदम कुचले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, शार्प और पैनासोनिक ऑलरेडी वेस्टर्न मार्केट को छोड़ चुके हैं। अब सोनी ने मार्केट में टिके रहने के लिए इन दोनों से तो काफी बढ़िया काम किया है और इसीलिए अभी भी वो लोग 5.7% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे TCL और हाइसेंस ज्यादा मार्केट को डोमिनेट करते जा रहे हैं तो फिर ये क्लियर नहीं है कि नए जमाने के टीवी मार्केट में सोनी की क्या जगह बचेगी। बाय द वे, कमेंट करके बताओ कि आप कौन से कंपनी के टीवी को यूज करते हो। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 200 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक का बटन दबा दो और लॉजिकल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।